नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरमान सुनकर धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भड़क उठे हैं। ईसीआई के दफ्तर में घुसकर उन्होंने कानून की भाषा में ऐसा सबक सिखाया कि सीसी ज्ञानेश कुमार के होश उड़ गए। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार वोटर लिस्ट का मामला जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने सीसी ज्ञानेश कुमार की बोलती बंद की है और कैसे चुनाव आयोग के दफ्तर में अपने तमाम साथियों के हक की लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। उन्हें गुस्सा क्यों आया और कैसे उन्होंने चुनाव आयोग को आईना दिखाया है, यह भी हम आपको यहां इस रिपोर्ट में बताते हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की घोषणा की, वोटर लिस्ट की। 2003 के बाद जितने भी वोटर हैं सब अब इनवैलिड हैं, जिससे पूरे बिहार में उथल पुथल वाले हालात पैदा हो गए। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। 11 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कांग्रेस, राजद और अन्य पार्टियां शामिल थीं, चुनाव आयोग से मिलने पहुंची। लेकिन क्या हुआ? चुनाव आयोग ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस फरमान के तहत हर पार्टी से सिर्फ 2 लोग, और वो भी पार्टी के प्रमुख ही बैठक में शामिल हो सकते थे। मीडिया वालों ने इसे ऐसे खबर बनाया कि भाई चुनाव आयोग की 2 टूक, सीसी ज्ञानेश कुमार की 2 टूक, सिर्फ पार्टी के प्रमुख से ही बात करेंगे, बाकी लोगों की एंट्री नहीं देंगे। इससे वाकई में असर हो गया। कई सीनियर लीडर जैसे जयराम रमेश, पवन खेड़ा और कई बड़े नेता इस बैठक से बाहर रह गए। लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी तो गुस्सा तो करेंगे। इसी फरमान को सुनकर धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भड़क उठे, क्योंकि उनके कई साथी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ही खड़े रह गए। उन्होंने चुनाव आयोग के सीसी ज्ञानेश कुमार को साफ साफ कह दिया कि यह नियम न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशन लेके आया हूं। ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, तो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी है, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेंगे। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डायल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। तो सुना आपने, सिंघवी ने साफ कहा यह नियम पहले कभी नहीं था। हमने खुद कई बार ऐसे प्रतिनिधि मंडलों को लाया है, लेकिन आज सिर्फ 2 लोगों की अनुमति देना यह दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। सिंघवी ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और इसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन बात यही रुक जाए तो अलग थी, यहीं पर मसला और गहरा गया। सिंघवी ने एसआईआर की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि 2003 से लेकर अब तक बिहार में विधानसभा और लोकसभा के कम से कम
10 चुनाव तो हो चुके होंगे, तो क्या वे सभी चुनाव गलत थे? अगर एसआईआर की जरूरत थी भी तो इसे जनवरी 2025 में क्यों नहीं घोषित किया गया, और अचानक जून के अंत में इसकी घोषणा कैसे और क्यों की गई? 1 महीने के समय में आप क्या क्या करना चाहते हैं, और यदि इसे करना ही था तो आप चुनाव के बाद भी कर सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि 2003 में जब यह प्रक्रिया अपनाई गई थी तो उसके बाद 1 साल में राष्ट्रीय चुनाव और 2 साल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार केवल 1 महीने का समय दिया गया है। तो ऐसे बड़े काम में मात्र 1 महीना का समय देना कहां से उचित है? क्या आपको यह पर्याप्त लगता है? चुनाव आयुक्त महोदय, आप जरा जानकारी दीजिए, हमें बताइए, समझाइए। हम सब यहां बैठे हुए हैं, करीब 20 लोग वहां गए। यहां सिंघवी साहब ने आपत्ति जताई कि एक तो आप हमारे प्रतिनिधि तय करने लगे हैं, हमसे कौन मिलेगा। दूसरी तरफ आप जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले ही अनुचित हैं। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये एसआईआर रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि एसआईआर की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीजें करनी है, चुनौतियां देनी है, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। तो सुना आपने, अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला लेवल प्लेइंग फील्ड का भी बड़ा उल्लंघन है। ऐसे में समानता का हक ही खत्म हो जाएगा। कई लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे, दस्तावेज उन्हें मिलेंगे नहीं, और कैसे 2-3 महीने की भागा दौड़ी उनकी होगी, ये एक सवाल है। सिंघवी ने एक और गंभीर प्रश्न इसी सिलसिले में उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से हर काम के लिए आधार कार्ड मांगा जाता रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के जन्म के दस्तावेज नहीं है तो वोटर नहीं माना जाएगा। विशेष रूप से 1987 और 2012 के बीच जन्मे लोगों के लिए यह शर्त रखी गई है। सिंघवी ने पूछा, प्रदेश में लाखों करोड़ गरीब लोग हैं जो कागजात को जुटाने के लिए महीनों की भागदौड़ करेंगे। ऐसे में कई लोगों का नाम ही लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। आप करोड़ों वोटर्स को इस अधर में लटका दिए हैं कि वो बिहार का नागरिक है, भारत का नागरिक है या नहीं। अब आपको मालूम होगा, हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी थी, सवाल उठाए थे द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से कि आधार कार्ड के जरिए बनाए गए जाति प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने मान्य किए हैं, लेकिन आधार कार्ड अमान्य कर दिए गए। ये गजब का कैलकुलेशन चुनाव आयोग कर रहा है। इस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं। हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं।
तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज देने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है, चुनाव गणतंत्र का आधार है, और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना जो बहुत ज्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक है। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था, आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर। ये अचानक कब निर्णय किया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा एसआईआर कर डालेंगे। 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। तो सुना आपने, यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीईसी से कहा कि आप चुनाव के आधार और गणतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ही सबसे मजबूत नींव है। अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्टोरल रोल से किसी को वंचित रखना गंभीर प्रताड़ना है। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था, आपने प्रकाशित किया एक एसएसआर एक अलग चीज होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने एसआईआर जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं। आपने वक्तव्य घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे बीएलओएस को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया एसआईआर का, कहीं नाम नहीं लिया एसआईआर का। ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा एसआईआर कर डालेंगे। 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय। उन्होंने कई मामले बैक टू बैक सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने रखने शुरू कर दिए, जिससे ज्ञानेश कुमार चौंक उठे। भाई, कानून का अज्ञाता आपके सामने बैठा है। उन्होंने रूचो बनाम कॉमन कॉज 2019 और माइनर बनाम हैपसेट 1875 जैसे मामलों का जिक्र किया, जहां कोर्ट ने कहा था कि वोटिंग राइट्स को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी की ऐसी चुनौती सीईसी ज्ञानेश कुमार को टेंशन दे रही थी। जो अभी आप इस रिपोर्ट में जाने समझे कानूनी तरीके से कैसे चुनाव आयोग को सिखाया जा सकता है, वो सिंघवी जी ने काम किया है। क्या चुनाव आयोग अब इस विषय पर पुनर्विचार करेगा या फिर विपक्षी दलों को सड़क पर उतरना पड़ेगा? यह सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कदम जरूरी है
और चुनाव आयोग अगर इसे 324 और 326 के तहत करता भी है तो भी वह अमान्य होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता साफ होता जा रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कदम बढ़ाए हैं, उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव आयोग को सिखाया है, समझाया है। नहीं मानेंगे तो कोर्ट का रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।